नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा, रमन, यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले सभी कॉम्पिटिटिव बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज ये क्लासिफिकेशन का 8वां सेशन होगा और आज इस क्लासिफिकेशन के सेशन में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की। आप पहले ही स्लाइड पर देख रहे होंगे, एक प्लांट बना हुआ है और ये प्लांट जिम्नोस्पर्म है। और इससे आप अर्थ लगाते होंगे कि घर के आसपास ऐसे प्लांट का उपयोग घर के सजावटी कामों के लिए, घर को सजाने के लिए किया जाता है। आपने देखा भी होगा, आपने इसको लगाया भी होगा। तो सीधे यहीं से शुरुआत जिम्नोस्पर्म की करेंगे। इसके पहले के क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको कठिन ना लगे और बिना कठिनाई के आपको याद होता चले, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आपको क्लासिफिकेशन के कई चरणों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं और इस पर महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए उन पर सवाल करते हैं। आइए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी। दो शब्द आप पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे आवृत बीजी और एक शब्द पढ़ोगे अनावृत बीजी। दोनों को अर्थ समझा दें। एक को कहेंगे जिम्नोस्पर्म और एक को कहेंगे एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी का मतलब यह है कि वृत्त तो बने, गोलाकार संरचना तो बने, लेकिन उस वृत्त में कंप्लीट सेक्शन ना बने। जैसे ये गोला बन रहा है, ये कवरिंग बन रही है, तो ये वृत्त बन रहा है। हम शब्द का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अनावृत। यानी ये जो सर्किल बन रहा है, यदि यह बीज के चारों तरफ ना बने, बीज के चारों तरफ, बीज के चारों तरफ गोलाकार सर्कल ना बने, तब उसको हम कहेंगे अनावृत बीजी। और आवृत बीजी किसको कहेंगे? आवृत बीजी उसको कहेंगे जिसमें बीज के चारों तरफ सर्किल बन रहा हो। अब सर्किल का अर्थ है यहां पर बीज के चारों तरफ, उसका मतलब है खोल का। आप देखते होंगे, आम आपने खाया होगा। आम को जो बाहर का हिस्सा होता है, पहले तो उसका छिलका होता है, फिर उसका मांसल पार्ट होता है, और फिर उसके अंदर जब आप पहुंचते हैं तब उसके अंदर सीड मिलता है। और उस सीड के को सुरक्षित करते हुए बाहर का जो खोल है, उसी खोल की हम बात कर रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो भी पौधे आएंगे उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी जैसे आम में है। अब आप अर्थ समझ गए होंगे, यानी बीज नग्न अवस्था में पाए जाएंगे। और यदि यही बात आवृत बीजी में करेंगे तो बीज जो हैं नग्न अवस्था में नहीं होंगे, चारों तरफ से कवर किए होंगे। अब आप अर्थ समझ गए होंगे। अब सीधे उन बिंदुओं की ओर चलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। पहला पॉइंट लिख लेते हैं इसको, बीज। बीज का मतलब यहां सीड से है। बीज के चारों ओर कोई खोल या कवर नहीं होता। यह पहला लक्षण है, बता दिया आपको। इसी बात को आगे और स्पष्ट कर लें, अर्थात नग्न बीज होते हैं।
या नेकेड सीड। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड, बीज दिखते हैं। अब यदि आम पक जाता है तो क्या आप उसकी गोही को अंदर देख पाते हो? नहीं देख पाते। तो वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, तो वो किस में होगा? एंजियोस्पर्म में होगा। बहुत सरल है। क्लासिफिकेशन को यदि आप प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत सरल आपको लगे। अर्थात नग्न बीजी होंगे। अर्थात एक चीज और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, अर्थात ओवरी या अंडाशय होगा कि नहीं? बताओ आप। अर्थात अंडाशय या ओवरी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे गए कि जिम्नोस्पर्म जो होगा जिसमें बीज तो होगा। अब बीज होगा तो बीज के चारों तरफ कोई कवर नहीं होगा, कोई खोल नहीं होगा, नग्न बीजी कहलाएंगे। अर्थात ओवरी या अंडाशय उपस्थित नहीं होंगे। पहला पॉइंट पूरा। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। लगभग ये एक छोटा सा फाइलम है, छोटा सा ग्रुप है, प्लांट की स्टडी में आया। लगभग इसकी 900 स्पीसीज ज्ञात है। और पाई कहां जाती हैं? अधिकतर ठंडे स्थानों में। अधिकतर ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। आप कभी ठंडे प्रदेशों की यात्रा करो, ठंडी कुल्लू मनाली घूमने जाओ, बहुत लंबे लंबे पेड़ ऐसे आपको दिखेंगे और वहां देखने की कोशिश करना क्या उनके सीट के ऊपर कवर दिखता है कि सीधा सीट दिखता है। आप देखोगे सड़क के किनारे, कभी कुल्लू मनाली की यात्रा पर जाओ, सड़क के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ आपको दिखते हैं, चीड़ के बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, उनमें सीट जो है वो लटकते हुए कोन के रूप में दिखाई देते हैं। सारे चित्र को लेकर के हम आए हैं, अभी आगे आपको दिखाएंगे। तो 900 स्पीसीज ज्ञात हैं, अधिकतर ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं और इनका उपयोग सजावटी कार्यों में किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जो हमने पहला चित्र लगाया है, ये देखो घर बना हुआ है। घर की शोभा बनाने के लिए ये हरा भरा लगा दिया, आप ठंडे एरिया में लगा दिया। तो घर की शोभा बढ़ाने के लिए जिम्नोस्पर्म के पौधों का उपयोग किया जाता है। हालांकि बहुत सारे उपयोग और भी हैं, खाने में भी आएगा, औषधि में भी आएगा। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन खाने वाले और औषधि वाले पौधों को पूछा गया है। आगे हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो दूसरा पॉइंट पूरा। तीसरा, इसी चित्र को देख करके देख लो, इसमें जड़ होगी कि नहीं? पक्का कहोगे कि साहब होगी। तना होगा कि नहीं? है ही है। पत्ती होगी कि नहीं? है। तीनों बातें लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें पूरा पौधा जड़, तना और पत्ती में बटा होता है। तो आप क्या लिख दें? जाइलम फ्लोएम होंगे कि नहीं? संवहन ऊतक होगा कि नहीं? ये तो प्रश्न आपको करना है। इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण। और एक महत्वपूर्ण चीज, चौथी चीज बताने वाले हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज चौथी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। देखिए जरा,
क्या आप इसको जानते हैं? इनमें टैप रूट होती है। पौधा बड़ा है, ये देखिए पौधा बड़ा है, इसको सपोर्ट के लिए चाहिए, लंबे होते हैं पौधे, तो टैप रूट होगी। टैप रूट का मतलब होता है मूसला जड़, जो पौधे को सबसे ज़्यादा ताकत देती है। तो इसमें टैप रूट तो होती है, आप लिखेंगे इसमें टैप रूट या मूसला जड़ें पाई जाती है। चलिए, मूसला जड़ें, अब विशेषता क्या है वो पूछ रहा है कि क्या इनकी मूसला जड़ों में या टैप रूट में क्या कोई खास बात है? बिल्कुल खास बात है। खास बात यह है कि इनकी जड़ों में सहजीवी सिम्बियोटिक फंजाई पाई जाती है, सहजीवी कवक पाया जाता है, और ये सहजीवी कवक क्या कहलाता है? माइकोराइजा। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखने जा रहे हैं, कई बार यह सवाल पूछा गया है, लिख लीजिए। इनकी जड़ों में सहजीवी कवक पाया जाता है, इसी को सिम्बियोटिक फंजाई कहते हैं। सहजीवी कवक पाया जाता है जिसे माइकोराइजा कहते हैं। अभी इसका चित्र भी दिखाएंगे आपको, चित्र देख करके आपको याद हो जाएगा, जिसको माइकोराइजा भी कहते हैं। 6वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो जनन अंग होते हैं, अब देखा होगा क्या ऐसे पेड़ों में आपने फूल देखा है? कभी नहीं देखा। तो फूल नहीं होगा तो फिर आगे की जनन की प्रक्रिया कैसी होगी? उसी बात को बताने के लिए, जब फूल नहीं होगा तो जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, वही लिखने जा रहे हैं। 6वें पॉइंट में लिखिएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या हिंदी में लिखिएगा जनन अंग कोन के रूप में होते हैं। कोन समझ रहे हैं ना? कोन, CONE, कोन के, ये भी चित्र दिखाएंगे, कोन के रूप में होते हैं, जिन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्हें स्ट्रोबिलस कहा जाता है। स्ट्रोबिलस अंडरलाइन करिएगा, ये PNST में सवाल पूछा गया। स्ट्रोबिलस जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं, इसमें जो जनन अंग होता है वो कोन कहलाता है, कोन के रूप में होता है, कोन जैसी संरचना में होता है, और इनका नाम होता है स्ट्रोबिलस। तो ये महत्वपूर्ण चीजें, ये आपकी परीक्षाओं में कुछ तो पूछी गई हैं और कुछ हो सकता है आगे पूछी जाए, उनको बताएं। अब जरा इनके आर्थिक महत्व को देखते हैं। एक तो बता दिया कि इनका काम सजावटी काम के लिए होता है, घर को सजाने के लिए होता है, लेकिन सिर्फ इनसे घर नहीं सजता, इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। 7वां पॉइंट देखिए, एक है जेमिया नामक जिम्नोस्पर्म। जेमिया नामक जिम्नोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म में जेमिया नामक एक स्पीसीज है, एक प्लांट है, जिससे, इस पौधे को आपको दिखाएंगे, हो सकता है आपने देखा हो,
जेमिया नामक जिम्नोस्पर्म से स्टार्च प्राप्त किया जाता है। एक अक्सर यह सवाल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि ऐसे जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिससे सागो प्राप्त किया जाता है। अक्सर पूछा है, तो याद कर लीजिए साइकस से सागो। और एक महत्वपूर्ण चीज, कफर ब्रेड, इस पर भी सवाल पूछा गया है, पीएससी में पूछा है। कफर ब्लेड किस जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होती है? याद है आपको? 9वें पॉइंट पर बताइएगा। हम नाम लिखते हैं, इना सिफेला रैटोस, इनासिफेला रैटोस नामक जिम्नोस्पर्म से कफर ब्रीड, स्पेलिंग देख लीजिएगा, KAFFER, कफर ब्रीड, इनासिफेला रैटोस नामक एक जिम्नोस्पर्म है जिससे कफर ब्रीड प्राप्त होती है। 10वां पॉइंट लिखिएगा, ये भी जिम्नोस्पर्म का पूछा गया सवाल है। चिलगोजा जानते हैं? चिलगोजा का नाम क्या है? बॉटनिकल नेम जानते हैं? चिलगोजा, चिलगोजा। एक बार इसका बॉटनिकल नाम पूछा है, याद कर लेना, पाइनस जिरारैडिना। का भ्रूण, या इसका नाम लिखना एम्ब्रियो, भ्रूण या एम्ब्रियो खाया जाता है। चिलगोजा का भ्रूण। और ये भी कभी कभी एक सवाल देख रहे थे तो उसमें बच्चे पढ़ के गए थे एम्ब्रियो खाया जाता है, और एम्ब्रियो के अलावा नहीं पढ़े थे। लेकिन आप याद रखना, यदि एंडोस्पर्म भी लिखा है, भ्रूणपोष भी, तो भी वो सही होगा। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म भी खाने में उपयोग होता है। अब सजावटी पौधे कौन कौन से हैं, उनकी भी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जरा हम उनकी लिस्ट बता दें आपको। एक तो साइकस, इसकी बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी स्पीसीज। एक पाइनस, साइकस, पाइनस। इसके अलावा एरोक्रैनिया, AERO, एरोकैरिया, ये भी सजावट के काम आएगा। जिंगो, एबीज,
ये सब जिम्नोस्पर्म है। टैक्टस और अंतिम है क्रिप्टोमैरिया। क्रिप्टोमैरिया इन सब का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। एक बार फिर देखिएगा, साइकस, पाइनस, एरोक्रेरिया, झिंगो, एबीस, टैक्टस, क्रिप्टोमैरिया, इन सब का उपयोग सजावट के रूप में होता है। आपने इसके अलावा इसका आर्थिक महत्व में एक सवाल और देखा हमने। पाइन एक जिम्नोस्पर्म है, नाम लिखेगा PINE, पाइन। पाइन की लकड़ी जो है काफी मुलायम होती है, तो इसको भी लिखिएगा, पाइन की मुलायम लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। एक सवाल पूछा है MPSI में कि ये उस जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिससे कागज का निर्माण होता है। पता है आपको? बताइए जरा, बताइए उस जिम्नोस्पर्म का नाम। हम बताते हैं, जिनेटम और पीसिया। का उपयोग कागज निर्माण में किया जाता है। और एक सवाल MPPSC में है, PNST में भी है, UPSC में भी पूछा कि ऐसे जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिससे इफिड्रिन नामक औषधि का निर्माण होता है। पता है? पता हो तो बताओ। इफेड्रा उसी से जुड़ा है, EPH, इफेड्रा नामक। इनको सबको हम दिखाएंगे अभी, आप प्लांट कैसे होते हैं ये सब दिखाएंगे। इफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से इफिड्रिन नामक औषधि बनती है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ सवाल तो पुराने जो आपके परीक्षाओं में आए उनको इकट्ठा किया है, कुछ हमने अपनी तरफ से इसमें लगाए हैं। और यदि जिम्नोस्पर्म में इतनी बातें आपको याद हो गई, एक बार फिर देखिए, बैक करके ले चलते हैं आपको। 16 पॉइंट में हमने इसको तैयार किया है, तो एक बार फिर देखिए आप कि इसकी सीट के चारों ओर कोई खोल या कवर नहीं होगा। 900 स्पीसीज ज्ञात है। इसमें पूरा पौधा जड़, तना और पत्ती में बटा होगा, इसीलिए इसमें संवहन ऊतक होगा। इसमें टैप रूट या मूसला जड़ें पाई जाएंगी। विशेषता, इसकी जड़ों में सहजीवी कवक पाया जाएगा। सिम्बियोटिक फंजाई इसमें पाई जाती है, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कोन के रूप में होते हैं, और ये कोन स्ट्रोबिलस कहलाते हैं। जैमिया नामक जिम्नोस्पर्म जिसमें से स्टार्च मिलता है। साइकस से सैगो प्राप्त किया जाता है, साबूदाना।
एंडोसिफेलेरेटोस नामक जिम्नोस्पर्म से कैफर ब्रेड प्राप्त होती है। चिलगोजा या पाइनस जिरेरेडिना नामक भ्रूण जिम्नोस्पर्म से एम्ब्रियो या भ्रूण उसका खाया जाता है। भ्रूण पोष भी इसका खाया जाता है। एंडोस्पर्म भी खाया जाता है, भ्रूण भी खाया जाता है, भ्रूण पोष भी खाया जाता है। जो पौधे सजावट में इस्तेमाल होते हैं उसमें प्रमुख रूप से साइकस है, पाइनस है, एरोकरेनिया है, जिंगो है, एबीज है, टैक्टस है, क्रिप्टोमेरिया है। इन सब का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है और पाइन की मुलायम लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। गैक्टम और पीसिया का उपयोग कागज के निर्माण में किया जाता है। एक दवाई बनती है एफिड्रिन। एफिड्रिन का इस्तेमाल कई बीमारियों में होता है और इसको प्राप्त करते हैं इफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिम्नोस्पर्म से। आइए जिन जिन पौधों को आपको याद करना, क्योंकि ये अक्सर ठंडे स्थानों में मिलते हैं, हम लोग सजावटी रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ चित्रों को आपको दिखा करके समझाते भी। ये देखिए, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा आपने। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है यही कहलाता है कोन। जो चित्र आप देख रहे हैं ये साइकस है, ये है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये कहलाता है कोन। और इसी तरह के जब आप कहीं उधर घूमने जाइए, जैसे मनाली में जाइए, तो सड़क के किनारे बड़े बड़े इसी तरह के चीड़ जैसे पेड़ आपको लगे हुए मिलेंगे और वहाँ पर हर जगह सीड ऐसे ही लटकते मिलेंगे, सीड ऐसे लटके हुए मिलेंगे। देखिएगा ऐसे ऐसे सीड जो है लटकी हुई अवस्था में मिलते हैं। तो एक ये उदाहरण। दूसरा देखिए जेमिया का। जेमिया की क्या विशेषता थी? उधर हमने बताया है कि जेमिया की क्या विशेषता थी। जेमिया के बारे में इधर देखते हैं कि जेमिया को नामक जिम्नोस्पर्म से स्टार्च बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये देखिए ये जेमिया है, यहाँ भी कोन है और इसके लीफ पर भी, लीफ में और इसकी छाल पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। ये है जेमिया का। तो जेमिया से स्टार्च का प्राप्त करना। ये है इंसेफेलेटस फिरोक्स। ये भी कोई ऐसी एरिया में, ये देखिए इधर पानी का एरिया बहा हुआ है ना, ये पानी के एरिया, ये किनारे किनारे ये पौधे और इस पर ये लगा हुआ कोन, देखा ऐसे कोन ये जो दिखते हैं, इसमें जो ये एरिया दिख रहे हैं ना, ये सीड वाली एरिया है। क्या सीड के ऊपर कवर ऐसे लगा हुआ है? ऐसे जितने भी प्लांट आपको दिखते हैं या जितने भी प्लांट ऐसे आप देखते हो जिसमें कवर ना लगा, सबको कह देना ये सब के सब पौधे जिम्नोस्पर्म के हिस्से होते हैं। तो एक ये प्लांट। फिर एक उदाहरण हमने कहा कि इसमें टैप रूट होगी। अब ये वो प्लांट है, ये देख रहे हैं वो प्लांट, वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। उसको ज्यादा विस्तार से हमने नहीं खींचा। ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और इसकी जड़, ये टैप रूट, ये टैप रूट नीचे आई और इस टैप रूट के साथ सहजीवी निवास करता हुआ एक कवक आता है। और ये कवक क्या वो अपनी, क्योंकि सहजीवी में सिम्बियोसिस में होगा क्या, सिम्बियोसिस में एक ही बात होगी कि तुम भी हमें दो हम भी तुम्हें देंगे। तो इसका वादा हुआ होगा कि तुम ऊपर से सनलाइट लेकर के आओ, क्योंकि तुम ऊपर हो हम जमीन के नीचे हैं, हो सकता है तुम नाइट्रोजन देना, नाइट्रोजन को जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करना, हमें देना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आपको रूट में दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है माइकोराइजा। याद कर लीजिएगा, ये अक्सर सवाल पूछा गया। तो ये जो रूट का कॉम्बिनेशन आपस का ये इनका मिलता है, ये माइकोराइजा कहलाता है। तो इतना याद करिए। अब इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एंजियोस्पर्म पर।
बिल्कुल फटाफट एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म, पहले भी इसके बारे में हम यहां भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम पहले आते हैं तो यहां भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जिसके बीज के चारों तरफ खोल हो वही तो होगा एंजियोस्पर्म। चलते हैं सीधे मुद्दे की ओर। आइए एंजियोस्पर्म का पहला पॉइंट लिखते हैं। आवृत्त बीजी कहेंगे। अब आप समझ रहे होंगे आवृत्त बीजी पौधों में बीजों के ऊपर खोल या कवर पाया जाता है। या दूसरी बात एक और ऐड करके लिख दें, आम को याद करते हुए। मान लीजिए आपके पास पके आम है, तो पके आम का उदाहरण कि बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। ये भी लिख दें। और तीसरी एक बात और लिख दें, इसमें ओवरी होगी कि नहीं, अंडाशय होगा कि नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उधर तो आपने लिखा है कि अंडाशय नहीं है साहब, तो इसमें ओवरी होगी। चलिए अब यहां पर जब हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो आपके घर के आसपास जो भी चीज हो, बड़ा पेड़ हो, उसी का उदाहरण ले लो। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आम ले लो। आम की बात चले तो आम ही ले लो। आम में फूल होता है कि नहीं? होता है। लिख लेते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन और ओव्यूल, पॉलन ग्रेन ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। या इसी को परागकण हिंदी में कहते हैं, परागकण। तथा ओव्यूल फूलों पर पाए जाते हैं, फूलों पर पाए जाते हैं। चलिए, और जब आम को जमीन में डालते हो आप, जब वो जमीन से बाहर आता है, कभी डालकर देखना, जैसे ही जमीन से बाहर आता है तो उससे एक पत्ती बाहर आती है कि दो? अच्छा चलो चने की बात कर लेते हैं। चने के खेत में आप चने के बीज को डाल करके आओ, उसके बीज के ऊपर जब वो जमीन के ऊपर आता है तो दो दिखती हैं पत्तियां की एक? आपका उत्तर होगा दो। अच्छा ये भी नहीं करना तो चने को आप टुकड़ों में काटो, ऊपर से ऐसे ठोक दो तो दो उसके टुकड़े हो जाते हैं ना, अर्थात चना द्विबीजपत्री है। हम यहाँ लिखने ये जा रहे हैं कि फूलों पर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो होंगे, सबके सब होंगे, साथ में बीज पत्र भी पाए जाते हैं। बीज पत्र भी। बीज पत्र को कॉटिलीडन्स कहते हैं, अंग्रेजी में कॉटिलीडन्स कहते हैं। तो बीज पत्र पाए जाते हैं। और पचमा जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि प्रकृति में या नेचर में या दुनिया में इनकी संख्या 25 लाख है। याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा है 25 लाख है। पत्ती, कभी आम जहां आप क्लास ले रहे हो जरा देखिएगा उसकी पत्ती को,
आम की देखिए या जामुन हो उसकी देखिए, पत्ती दोनों तरह की होती है, दोनों तरह की हो सकती है। या तो सरल पत्ती होगी या संयुक्त पत्ती होगी। अब सब पूछोगे साहब ये सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में आप बता दो जल्दी से हम आपको बता देते हैं। यदि ये पत्ती ऐसी हो और मिड रिब बीच से डंडा जाए, आप आम की पत्ती तोड़ करके देखते रहना। यदि ये लाइनें, यदि मध्य सिरा, ये मध्य सिरा हो गई, यदि ये लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी आपको दिख जाए, देखो, तो इसको कह देना साहब ये सरल है। तो बोले कठिन कौन सी होगी, कंपाउंड लिप कौन सी होगी, तो ये देखो, इस पत्ती के चित्र में देखना, मिड रिब तो बनाएंगे, बनाया, लेकिन जो ये वेनेशन है, सिरा विन्यास है, वो गचड़ पचड़ हो गया। देख रहे हो, ये लाइनें सीधी नहीं रह गई, ये लाइनें कुछ दाएं बाएं घूमना शुरू कर दी। आप पत्ती तोड़ करके देखो, और ये जो वेनेशन होता है ये कहलाता है संयुक्त या कंपाउंड वेनेशन। इस पर भी आगे के चैप्टरों में हम विस्तार से बात करेंगे, हालांकि सवाल यहां से भी पूछा जाता है, ये भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो सरल और संयुक्त तो दोनों तरह की इसमें पत्तियां हो सकती हैं। सतमा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसका नाम जानते हो क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन। ठीक, तो एक सवाल वो पूछा गया जो उसमें आया था पीएनएसटी में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होगा, जानते हो क्या? पक्का नहीं जानते होगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, इसको कहा जाता है पिस्टिल, पीस TIL, याद कर लेना। और या इसी पिस्टिल को दूसरा नाम कार्पेल भी बोलते हैं, कार्पेल। अभी इसका चित्र हम आपको दिखा देंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो पिस्टिल बोल लीजिए या कार्पेल बोल लीजिए। तो आवृत बीजी पौधों में बीजों के ऊपर खोल या कवर का पाया जाना, बीज फल के अंदर बंद रहेगा, ओवरी होगी। पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओव्यूल फूलों पर ही पाए जाएंगे। बीज पत्र की उपस्थिति पक्का होगी। इनकी संख्या 25 लाख के आसपास है। पत्ती दोनों तरह की हो सकती है, सरल और संयुक्त दोनों हो सकती है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में को स्टेमन कहा जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल कहा जाएगा। आइए इस चित्र को देख लें। ये मान लो वो प्लांट है आपका, इस प्लांट में ये फ्लावर है। अब इस प्लांट के फ्लावर में दोनों स्थितियां हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ है। ये जो गोलाकार रचना आप देख रहे हो ये ओवरी है, देख लिया। ये जो एक डंडी यहां से निकल करके ये ऊपर गई है, ऊपर तस्तरी नुमा रचना बन गई। ये तस्तरी नुमा रचना जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाती है, मेल रिप्रोडक्टिव। ये है एंथर, यहां पर बनते हैं पॉलन ग्रेन। और जरा देखो इस पिस्टिल को कैसे हमने बनाया। ओवरी तो ये है जो गोलाकार है, लेकिन ओवरी को, ऊपर वाली ट्यूब को और ऊपर वाला स्टिग्मा, ये तीनों मिला दिया जाए तब ये कहलाता है पिस्टिल। और ये पिस्टिल जो है कंप्लीट रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब याद कर लें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट है ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टिग्मा एक पार्ट है, स्टाइल एक पार्ट है। यदि संयुक्त रूप से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव बताना हो तो उसको पिस्टिल बोलिएगा। ये स्टेमन है, ये देखो, इसको मिला दिया जाए एंथर और ये डंडी,
जिस डंडी पर ये टिका है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो स्टेमन कहलाते हैं। फिर फ्लावर को आप देखते हो, जो कलर्ड आपको दिखता है, जिसको देख करके आप अट्रैक्ट होते हो, कितना खूबसूरत फूल है, तो वो कहलाता है पीटल। और पीटल के नीचे जो हरा हरा वाला भाग होता है वो कहलाता है सेपल। तो ये फूल की संरचना भी, अभी हम एक बेसिक जानकारी आपको फूल के संरचना के बारे में दे रहे हैं। आगे विस्तार से जब प्लांट की मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी पर आएंगे तो वहां भी आपको विस्तार से समझाएंगे। तो ये आपको बताना है। और इसके अलावा 2-3 बातें और बता दें कि इसमें संवहन निश्चित रूप से पाया जाएगा। लिख देते हैं कि इसमें संवहन होगा, पाया जाएगा, ये निश्चित है। ये जो पौधे हैं एंजियोस्पर्म के, ये तीनों कंडीशन में उपलब्ध है। ये मृतोपजीवी भी है, मृतोपजीवी भी है यानी सैप्रोफाइट भी है, ये सहजीवी भी है यानी सिम्बियोटिक भी है, साथ में स्वपोषी भी है यानी ऑटोट्रॉफ भी है, और इसके अलावा परजीवी भी है यानी पैरासाइट भी। तो इसमें जो एंजियोस्पर्म में जितने भी पौधे आएंगे वो सारे के सारे इतने गुण दिखाएंगे। पढ़े रहिएगा, ये भी सवाल बन सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है कि एंजियोस्पर्म के पौधे क्या सब कुछ दिखाते हैं? सैप्रोफिटिक नेचर है क्या, सिम्बियोटिक रीजन है क्या, ऑटोट्रॉपिक नेचर है क्या, पैरासिटिक नेचर है? आपको एक लाइन में लिखना है, सब कुछ दिखाएंगे। और अगला और अंतिम बिंदु लिखेगा कि एंजियोस्पर्म को 2 समूहों में बांटा गया, जिसमें से पहला समूह था एक बीजपत्री और दूसरा समूह था 2 बीजपत्री। इसको कहते हैं मोनोकॉट लीडेंस और इसको कहते हैं डाइकॉट। अब इसके एंजियोस्पर्म 2 भागों में बटाएगा, जिसमें से एक बीजपत्र बाहर आएगा, जिसमें से 2 बीजपत्र आएंगे। अब इसका अध्ययन जो है इसके अगले वीडियो में, जब हम अगली क्लास लेकर के आएंगे तब आपको समझाएंगे एंजियोस्पर्म के पार्ट को। अगला सेशन होगा हमारा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा सेशन ये ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर चलते हैं। बाय बाय, नमस्कार।